नमो नमः। विद्यार्थियों, लघु सिद्धांत कौमुदी के संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत हम लोग वर्णों के उच्चारण स्थान के विषय में अध्ययन किया है और वर्णों के उच्चारण स्थान संबंधी जो विज्ञान है, यह संज्ञा प्रकरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रासंगिक विषय है। इसका आप लोगों ने अच्छी तरह अध्ययन कर लिया, इसको मनन कर लीजिए, चिंतन कर लीजिए। इसके आगे हम व्याकरण शास्त्र को अध्ययन करने में, समझने में हम समर्थ हो पाएंगे। विद्यार्थियों, इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं और संज्ञा प्रकरण में 3-4 सूत्र रह गए हैं, संज्ञा प्रकरण समाप्त हो जाएगा। तो इसी कड़ी में एक सूत्र आता है, अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्ययः। इसके बाद हम संज्ञा प्रकरण के पश्चात संधि प्रकरण पढ़ेंगे और संधि प्रकरण को पढ़ने से पहले इन सूत्रों की आवश्यकता है हमें समझने के लिए। इनकी संधि जब करेंगे तब वर्णों के स्थान, वर्णों के उच्चारण स्थान और उनका किस किस वर्णों के साथ कैसा संबंध है, ये जब तक जानकारी नहीं होगी तब तक संधि सम्यक रूप से नहीं की जा सकती है। तो इसी क्रम में आज हम पढ़ते हैं अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्ययः। ये अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय है, ये सवर्ण बोधक संज्ञा विधायक सूत्र है। संधि विच्छेद कर लें पहले। अणुदित, अण धन उदित, अणुदित, च धन अप्रत्यय, चा प्रत्यय। बोले अप्रत्यय अण, उदित च, सवर्णस्य, इस प्रकार अन्वय बना। ये सूत्र इससे स्पष्ट होता अपूर्ण है। आगे सवर्णस्य स्वस्य च बोधकः स्यात्, ये सूत्र की पूर्ति हो जाएगी। बोले अप्रत्ययः अण, न प्रत्ययः अप्रत्ययः। प्रत्यय क्या है? न विधीयते इति प्रत्ययः, जिसका विधान किया जाता है वो प्रत्यय है। और अविधीयमान यह सह अप्रत्ययः। इस प्रकार अप्रत्यय अण मीन्स अविधीयमान अण, जिसका विधान नहीं किया गया है, जिसका सूत्र के द्वारा नहीं बताया गया है, ऐसे जो अण है। अण का तात्पर्य है विद्यार्थियों केवल अ ई उ यहाँ तक नहीं है। अण का मतलब अ ई उ री री ए ओ ऐ औ ह य व र फिर ला, यहाँ तक है, लण तक है। आई उन सूत्र से प्रारंभ करके लण जो सूत्र है, जो ण लण में है, तो वहाँ ल तक इसका ग्रहण किया जाएगा। तो ये जो अभिधीयमान अण माने सूत्र के द्वारा नहीं बताएगा, जो अण माने अ ई उ, अ ई उ री री ए ओ ऐ औ ह य व र ल। और उदित च, उत जिसकी इत हुई हो, माने उ जिसकी इत संज्ञक व उ इत संज्ञक जो वर्ण है। उ इत संज्ञक वर्ण कौन है? न कु चु टू तू पू। ये जो 5 वर्ग है, सब में उ है, सबकी उ की इत संज्ञा हुई है, इसलिए उदित कहलाएंगे। कु की उ की इत होने पर क्या बचता? क, कु से क वर्ग, उ की इत संज्ञा हो गई। चू से च वर्ग, उ की इत संज्ञा हो गई। टू के
ऊ की संज्ञा होकर ट वर्ग, तू से त वर्ग, पू से प वर्ग। इस प्रकार ये उदित कहलाएंगे। ये जो 5 वर्ग है ये सभी सवर्ण से संज्ञा स्यात्, सवर्ण से अपने अपने समान वर्ण के, सवर्ण के और स्वयं के भी बोधक होते हैं। जैसे अ है, अ का मतलब अ आ दोनों का होगा, ई का मतलब ई दोनों का बोधक होगा, ऊ का मतलब ऊ दोनों का बोधक होगा। ये सवर्ण संज्ञक है। क जैसे कुछ चुटु तुपु कु का वर्ग, का ख ग घ घ ये एक दूसरे के सवर्ण है। तो ये स्वयं के एवं सवर्ण के भी बोधक होने वाले संज्ञा होती है। तो इस प्रकार इसकी आवश्यकता क्या, उदाहरण से हमें स्पष्ट हो जाएगा विद्यार्थियों। आप देखिए, जैसे इको युणचि सूत्र आगे हम पढ़ेंगे संधि प्रकरण में, अत संधि प्रकरण में। एक स्थाने यण स्यात् अचि संहितायाम विषये आएगा, उस समय उसको पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ उदाहरण के तौर पर आपको समझाना जरूरी है कि कैसे स्वयं का और सवर्ण का सब बोधक ये होता है। जैसे ईक के स्थान पर यण होता है, संधि के बारे में वो कह रहा कि ईक के स्थान पर यण होगा अगर उसके बाद अच यानी स्वर वर्ण हो संधि के संबंध में। तो जो ईक के स्थान पर यण करना, जो ईक है ये अविधीयमान अण है, ये विधीयमान नहीं है, इस सूत्र के द्वारा बताएंगे। लेकिन इसके स्थान पर होने वाला जो यण है वो विधीयमान यण। तो जो ईक है, ईक जो ई जो सुधी में जो ई आया है दीर्घ, तो यहाँ जो ईक का कहने का मतलब केवल ई ह्रस्व का ग्रहण नहीं है, दीर्घ ही का भी बोधक हो रहा है, क्योंकि सवर्ण का भी बोधक है। ये अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय है सूत्र का अर्थ है। इससे आपको क्लियर होगा भाई इको यणुचि का मतलब केवल ही ऊ ह्रस्व वाले नहीं समझना, उसके सवर्ण संज्ञक जो दीर्घ वाले वो भी बन आएंगे। इस प्रकार इसीलिए सुधी ई को ग्रहण किया गया। ई का मतलब ई के स्थान पर फिर यण रिया आया, तब जाके आगे कार्य की प्रगति हुई। आ गया समझ में? तो इस प्रकार इस सूत्र की आवश्यकता या उपादेयता है इस तथ्य को समझने के लिए। अब आगे अपन आते हैं, इसके पश्चात जो सूत्र है वह है संहिता विधायक सूत्र है। संहिता किससे बोलते हैं? संहिता यानी संधि। संधि किससे कहेंगे? करे परः सन्निकर्षः संहिता। संहिता विधायक सूत्र या संधि विधायक सूत्र भी कह सकते हैं। पहले परः सन्निकर्षः संहिता। परः सन्निकर्षः यह स एव संहिता। परः माने वर्णानम अत्यंतम बातिसहितः सन्निधि संहिता संज्ञा। माने वर्णानम अतिसहित माने वर्णों का अत्यधिक पास होना, निकटता की स्थिति बनना, वो जो है उसको क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। वर्णानम अतिसहित सन्निधि संहिता संज्ञा। ये संज्ञा सूत्र है। अतिशय सन्निकर्ष माने समीपता, वर्णों की अतिशय समीपता, अत्यधिक समीपता निकटता माने व्यवधान रहित, बीच में कोई व्यंजन वर्ण और नहीं आ जाए, किसी प्रकार जो विजातीय वर्ण न आ जाए। चाहे दो स्वर वर्ण की संधि हो रही हो तो व्यंजन वर्ण नहीं आ जाए, दो व्यंजन वर्ण की संधि हो रही हो बीच में कोई स्वर वर्ण नहीं आ जाए। तो व्यवधान किससे होता है? विजातीय से व्यवधान होता है, सजातीय से व्यवधान नहीं होता है। अगर विजातीय वर्ण कोई बीच में आ जाए, दो सवर्णों के बीच में व्यंजन वर्ण आ जाए, दो व्यंजन वर्ण के बीच में सवर्ण आ जाए, तो उससे व्यवधान होता है। अगर ऐसा व्यवधान नहीं हो, एकदम पास दोनों वर्ण हो, तो उसको संहिता कहेंगे, उसको संधि कहेंगे। पर वहीं संधि का कार्य करना होगा। समझ में आ रहा विद्यार्थियों? तो इस प्रकार परः सन्निकर्षः संहिता, ये संहिता विधायक सूत्र है। और इसका जो हमें ज़रूरत है, आवश्यकता है इसकी, वो आगे हम संधि प्रकरण पढ़ेगा। आप संधि को आप समझ सकते हैं। इसके बाद संयोग विधायक सूत्र कहते हैं।
संयोग विधायक सूत्र कौन है? न हलो नंतरा संयोग बोले अनंतरा हल संयोग न अंतरा अनंतरा ये हल हल माने हया बारट, तो सूत्र से लेकर के हल तक जितने भी व्यंजन वर्ण है उसको हल कहेंगे। अच माने जितने स्वर वर्ण है अ से लेकर च तक। तो इस प्रकार अनंतरा हल व्यवधान रहित, बीच में कोई स्वर वर्ण न आ जाए, ऐसे जो दो व्यंजन वर्ण रहते तो पास पास वो हल क्या कहलाते? संयोग संज्ञक होते हैं, व इसको संयोग संज्ञा कहते हैं। जैसे संहिता संज्ञा के लिए आपने पढ़ा, विशेष रूप से वहाँ उनका उद्देश्य था कि दो स्वर वर्ण के बीच में कोई व्यंजन वर्ण नहीं आ जाए। तो उसी प्रकार यहाँ संयोग संज्ञा विधायक सूत्र का तात्पर्य है कि दो व्यंजन वर्णों के मध्य में कोई स्वर वर्ण न आ जाए। अज भी अव्यवहिता हाला संयोग संज्ञा शिहु, इसके वृत्ति में कहा गया। अज भी माने अच यानी स्वर वर्णों के द्वारा व्यवहित न होकर, व्यवधान रहित होकर जो हल रहते, व्यंजन वर्ण रहते हैं, वो परस्पर संयोग संज्ञक कहलाते हैं। जैसे कर्ण का र में हलंत ण, ये दोनों व्यंजन वर्ण, बीच में कोई स्वर नहीं है, इसलिए कर्ण ण र ऊपर चढ़ गया। जलतुंबिका नयन रेफस्य ऊर्ध्वगमनम, रेफ का ऊपर हो गया। तो भाई इंद्र यहाँ देखिए न और द, न हलंत है तो द है, तो बीच में स्वर वर्ण है ही नहीं, इसलिए इंद्र ये परस्पर क्या कहलाएंगे? संयोग संज्ञा कहलाएंगे। इस प्रकार स्वर वर्णों के द्वारा व्यवधान रहित जो व्यंजन वर्ण है पास पास रहते हैं उसे संयोग संज्ञक कहते हैं। भाई ये यहाँ संयोग संज्ञा होती है, इससे आगे संधि का कार्य संपन्न होता है। विद्यार्थियों, अंतिम सूत्र है जो महत्वपूर्ण है, वो भी सारे सूत्र ऐसे महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ये संज्ञा प्रकरण के जो सूत्र है, अंतिम सूत्र है, ये आपको संधि प्रकरण के साथ साथ जब हम सुबंत और तिंगंत ये पढ़ेंगे तो उस समय भी कार्य में आएगा, जो पद संज्ञा विधायक सूत्र है। ये कहते हैं सुबंतम तिंगंतम च पद संज्ञम स्यात् शुभ तिंगंतम पदम, ये सूत्र है। शुभ तिंगंतम पदम, शुभ और तिंग जिसके अंत में हो, अर्थात शुभ जिसके अंत में हो वो शुभंते, तिंग जिसके अंत में हो तिंगंते। शुभंतम तिंगंतम च पद संज्ञम स्यात्, या शुभ और तिंग अंत वाले पद संज्ञक होते हैं। ये शुभंत तिंगंत किसे कहेंगे? न शुभंत ये जो शब्द रूप चलते हैं, जैसे राम, रामो, रामा, राम शब्द, नदी शब्द, फल शब्द, वारी शब्द, ये सारे शुभंत कहलाते हैं, क्योंकि इनके अंत में शुभ प्रत्यय है। क्योंकि बिना प्रत्यय के वो पद नहीं कहलाएंगे, वो क्या कहलाएंगे? प्रातिपदिक कहलाएंगे। इसी प्रकार तिंगंत, तिंग जिसके अंत में हो, तिप से लेकर महिंग तक जो 18 प्रत्यय जिसके अंत में हो वो तिंगंत है। जैसे धातु प्रकरण में गम धातु, पठ धातु, भू धातु, लिग धातु, क्रीड धातु, ये सब क्या है? तिंगंत पद है, क्योंकि इनके अंत में तिंग प्रत्यय है। विद्यार्थियों, ये शुभ जो है ये 21 प्रत्यय होते हैं, ये जिसके अंत में होते हैं वो शुभंत कहलाते हैं। तो इसलिए शब्द रूप में 21 रूप बनते हैं एक शब्द के, क्योंकि 7 विभक्ति, 3 वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, 7 विभक्तियाँ, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, 7 तिरी 21। तो शुभंतम क्या है? मैं आपको इसके साथ चार्ट भी डाल दूंगा ताकि आपको समझ में आएगा। आप उसको भी देख लीजिए, चार्ट डल गया होगा, इसके साथ डल जाएगी। इस व्याख्यान के साथ इसको जरूर आप देखिएगा और उसको उसी रूप से मेमोरी में, अपनी स्मृति में, अपने मानस पटल पर रख लीजिएगा। आगे बहुत इसके ज़रूरत पड़ेगी, बहुत काम आएगा। इसी के बेस पर आप पूरी आगे जाकर के केवल प्रथम वर्ष नहीं, द्वितीय वर्ष नहीं, तृतीय वर्ष नहीं, एमए में भी, स्नातकोत्तर में भी वो काम आएगा आपको शब्द रूप धातु रूप की सिद्धि के लिए। शुभ जो प्रत्यय है मैं एक बार बोल देता हूँ, चार्ट भी देख लीजिएगा। शुभ 21 प्रत्यय, आप खांचा बना लीजिए, जैसे बना हुआ मैंने चार्ट डाला है कि आप देखिए। ऊपर विभक्ति वचन डाल दीजिए, बाएं तरफ विभक्तियाँ डाल दीजिए। ऊपर विभक्ति लिख दीजिए, उसके नीचे लिखिए प्रथमा,
उसके नीचे द्वितीया, उसके नीचे तृतीया, उसके नीचे चतुर्थी, उसके नीचे पंचमी, उसके नीचे षष्ठी, उसके नीचे सप्तमी। आप देख लीजिए अपने चार्ट में इस प्रकार बनाया गया। और ऊपर देखिए लिखा हुआ विभक्ति, जहाँ प्रथमा लिखा उसके ऊपर विभक्ति, उसके राइट साइड में लिखिए एक वचन, द्विवचन, उसके राइट में बहुवचन, 3 खांचे बन जाएंगे। तो एक वचन के नीचे और प्रथमा व्यक्ति के सामने और द्वितीय व्यक्ति के एक प्रथमा व्यक्ति के सामने द्विवचन के नीचे और बहुवचन के नीचे प्रथमा व्यक्ति के सामने, उसी प्रकार आप प्रत्यय को देखेंगे। आप देखिए प्रथमा व्यक्ति में प्रत्यय जो है सु, औ, जस मिल गया आपको। यहाँ देखिए विभक्ति के नीचे प्रथमा, ऊपर एक वचन के नीचे सु, द्विवचन के नीचे औ, बहुवचन के नीचे जस, सु, औ, जस। फिर इसी प्रकार नीचे आइए द्वितीय व्यक्ति में अम, औ, शस। तृतीय व्यक्ति में आइए टा, भ्यम, भिस। चतुर्थी व्यक्ति में आइए गे, भ्यम, भ्यस। पंचमी में आइए गसी, भ्यम, भ्यस। षष्ठी में आइए गस, ओस, आम। सप्तमी में आइए घी, ओस, सु। यह आपको वाक्य बनाते वक्त भी उस समय भी काम आएंगे, अनुवाद प्रक्रिया में भी। और जब अनुवाद प्रक्रिया पढ़ाएंगे तो उसमें भी आपको वाक्य बनाने में भी इजी रहेगा। यह हर तरह काम आएगा। मल्टी पर्पोज माने बहु उद्देश्य ये कार्य सिद्धि होने वाले ये जो चार्ट है, इसको आप बिल्कुल आप मानस पटल पर रखिएगा हमेशा। जैसे 14 मात्र सूत्र रखने पर आप आगे बढ़ पाएँ, तो उसी प्रकार इनको भी रखना बहुत जरूरी है। सु, औ, जस एक बार बोल देता हूँ, इसी प्रकार उच्चारण भी करना। सु, औ, जस, अम, औ, शस, टा, भ्यम, भिस, गे, भ्यम, भ्यस, घसी, भ्यम, भ्यस, घस, उस, आम। हो गया। तो इसी प्रकार ये सुप जो है सु से लेकर क्या है सुप तक, ये जो 21 प्रत्यय जिस पद के अंत में होते हैं, हाँ, जिसके अंतिम होते हैं उसको पद कहते हैं। और कौन सा पद कहते हैं? सुबंत। जैसे राम, राम प्रातिपदिक है, उसके बाद सु जुड़ा हुआ, जिससे कि सु से विसर्ग बचा हुआ और राम बना है। वो जब पढ़ेंगे रूप सिद्धि आपको बताएंगे हम कैसे बनता। सु से ऊ की संज्ञा होती है, फिर स बसता, स के फिर रू होता, रू से र बसता, र के फिर विसर्ग होता। इस प्रकार प्रक्रिया में वो जा करके काट छाट करके अनुबंध आदि लोप हो करके सूत्र से फिर राम बन जाता है। इसी प्रकार रामम अगर बनाएंगे तो अहम प्रत्यय, राम धन अम, रामम, तो पद कराएगा। खाली राम पद नहीं कराएगा, राम या रामम या रामेण या रामाय या रामात या रामस्य, ये सब पद है, क्योंकि इसमें शुभ प्रत्यय जुड़ा हुआ है, इसको सुबंत कहते हैं। क्लियर है? इसी प्रकार तिंगंत प्रकरण, धातु प्रकरण में तिंग 18 होते हैं, क्योंकि परस्मैपदी आत्मनिपदी रूप में 2 प्रकार के विभाजन वर्गीकरण है हमारे धातु प्रक्रिया में। तिंगंत प्रकरण में एक क्या है? परस्मैपदी, एक आत्मनिपदी। तो परस्मैपदी 9 प्रत्यय है, आत्मनिपदी के भी 9 प्रत्यय है। कैसे? आप देख लीजिए परस्मैपदी के 9 प्रत्यय पहले, इसमें 9 प्रत्यय के लिए यहाँ विभक्ति नहीं चलेगी, यहाँ क्या चलेगा? पुरुष और वचन। 3 पुरुष होते हैं और 3 वचन होते हैं। ऊपर वचन डाल दीजिए और पुरुष लिखिए पहले बाएं तरफ, और उसके बाद एक वचन, उसके बाद द्विवचन, उसके बाद बहुवचन पैरेलल ऊपरी लाइन में लिख दिया। पुरुष के नीचे लिखिए प्रथम पुरुष, उसके नीचे लिखिए मध्यम पुरुष, उसके नीचे लिखिए उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। और प्रथम पुरुष के आगे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के क्रम में चलिए, क्या रहेगा? तिप तस झी, तिप तस झी, कोष्टक में लिख दीजिए अंति, तिप तस झी और कोष्टक में अंति। फिर उसी प्रकार मध्यम पुरुष में आइए सिप थस थ, और उत्तम पुरुष में आइए मिप वश मस। हो गया 9, तिप तस जी, सिप थस थ, मिप वश मस, ये 9 प्रत्यय हो गए परस्मैपदी के। आत्मनिपदी के उसी प्रकार चार्ट है, आत्मनिपदी के वो लिखा रहेगा, वही वचन रहेंगे, वही पुरुष रहेंगे। आप लिखिए त आतम झ, प्रथम पुरुष में त आतम झ, मध्यम पुरुष में था सातम धुम, उत्तम पुरुष में ईड वही महिम। त आतम झ, था सातम धुम, ईड वही महिम। इस प्रकार ये कितने हो गए? 9 प्रत्यय हो गए आत्मनिपदी के। 9 9 8 9 9 18। तो इस प्रकार ती से शुरू हुआ, महिंग क्यों जाया, इसको तिंग कहेंगे। प्रत्याहार में वही तिंग, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको तिंग कहेंगे। तो ये तिंग जिसके अंत में हो तिंगंत। जैसे गम, गम धातु का तिप जड़ा गच्छति, भू का तिंग जुड़ा भवती। समझ में आ रहा? इस प्रकार पठ में तस लगाएंगे पठतः, हाँ, पठ में थस लगाएंगे पठथः,
पठ में थ लगाएंगे पठथ, और गम में मीप लगाएंगे गच्छामी। तो गमी लट लगा भविष्य काल में गमिष्यामी। ये जो है प्रत्यय इसी से तिंगंत प्रकरण बनेगा। इसलिए तिप से लेकर महिम तक 18 प्रत्यय है, जिसके अंत में तिंगंत कहलाते हैं। और सु से लेकर सुप तक जो 18 प्रत्यय है 21 प्रत्यय है, जिसके अंत में सुबंत। ये सुप और तिंग, इसलिए सुबंतम तिंगंतम च पद संज्ञम स्यात्। इसलिए सुबंत तिंगंत को पद कहेंगे, पद संज्ञक कहलाएंगे। इस प्रकार इस चार्ट से इसको करके आप अध्ययन कर लीजिएगा। धन्यवादः। इति प्रकरणम संज्ञा प्रकरणम समाप्तम। यही संज्ञा प्रकरण समाप्त हुआ। धन्यवादः।